लगा। उन्होंने पाया कि यहाँ आने वाले अधिकांश जुआरी काफी जर्जर दिखते थे, लेकिन इसी तरह कुछ संख्या में समुद्री डाकू जैसे लोग भी थे। जिक और अन्य लोगों को वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे कुछ समाचार लेकर आए जिसके बारे में वे पूछताछ कर सकते थे। पहले तो ईशान को थोड़ा अजीब लगा। इतना आलीशान कसीनो यहाँ कैसे बन गया, पर उसके पीछे कोई नामी गिरामी तानाशाह तो नहीं था। कुछ खबरें इकट्ठा करने के बाद ईशान को अचानक वजह समझ आ गई, क्योंकि यहाँ जुआ खेलने वाले अधिकतर लोग गांव के ही पुरुष थे। जैसा कि पहले बताया गया है, इस द्वीप पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। समुद्री नाविक लॉग पोज के जरिए इस द्वीप तक नहीं पहुंच सकते। केवल वे ही यहां आ सकते हैं जिनके पास चार्ट हो या जो द्वीप का स्थान जानते हों। परिणामस्वरूप कैसीनो में ग्राहकों की संख्या काफी कम थी। हालांकि जब कैसीनो खोला गया तो उन्होंने अपना पैसा खोना और दिवालिया होना असंभव बना दिया। इसलिए कैसीनो ने द्वीप पर गांवों को अपना लक्ष्य बनाया। गांवों के पुरुषों को यहां जुआ खेलने के लिए आकर्षित किया। जिक ने जुए की मेज के सामने बैठे एक पतित से दिखने वाले चाचा की ओर इशारा किया और कहा, वह आदमी गांव से है। मैंने उसे एक ड्रिंक पिलाई और कुछ देर उससे बात की। उसने मुझे सब कुछ बताया। यह द्वीप मूल रूप से एक बहुत ही शांत गांव था। शुरुआती वर्षों में यह कहा जा सकता था कि वे शांति और संतोष के साथ रहते और काम करते थे। हालांकि 4 साल पहले जुआघर खुलने के बाद से सब कुछ बदल गया है। कैसीनो ने सभी पुरुषों को आकर्षित किया और उन्हें काम करना और खेती करना बंद करवा दिया। जब वे अपना पैसा हारने लगे तो उन्होंने अपना सामान कैसीनो को बेचना शुरू कर दिया या जुआ जारी रखने के लिए पैसे उधार लेने लगे। कुछ समय बाद गांव मरने लगा। यह सुनकर ईशान को गांव में देखे गए दृश्य याद आ गए। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और बोला, खरगोश अपने घोंसलों के पास घास नहीं खाते। यह कसीनो पैसे कमाने के लिए अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज कर देता है। इस कैसीनो का मालिक कौन है? क्या तुमने इसके बारे में पूछताछ की है? ईशान ने पूछा। नहीं, मैंने नहीं किया। जिक ने अपना सिर हिलाया। पता लगाने की कोशिश करो, ईशान ने कहा। जिक ने सिर हिलाया और चला गया। ईशान ने कुछ देर सोचा, फिर उसे एक पासा टेबल मिली और वह बैठ गया। ईशान के लिए दूसरे जुए के खेल बहुत जटिल थे। क्रेप्स सबसे आसान था, लेकिन ईशान जुआ खेलने नहीं बल्कि मुसीबत खड़ी करने बैठा था। वह यह देखना चाहता था कि क्या वह इस कैसीनो के पर्दे के पीछे के मालिक को सामने ला सकता है। इस मेज के किनारे पर बहुत सारे लोग बैठे थे। क्रूपियर पासे खेल रहा था और जुआरी अपनी अपनी बाजी लगा रहे थे। खेलने का तरीका था रोल के नतीजे और या इवन पर दाव लगाना। ईशान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पहली ही बार में उसने 5000 बेरीज के चिप्स गवा दिए और फिर वह डीलर को घूरता रहा। उसका नेम फीड खुला था और उसने पासे को अपने हाथ में महसूस किया। ईशान ने सोच ही लिया है, अगर इस बार हार गया तो तुरंत मेज पर थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि ये चीटिंग कर रहे थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि दूसरी बार खेलने के बाद तीनों पासे 4-3-1 निकले, जो कि सम संख्या थी। मैं जीत गया। ईशान निराश हो गया। क्रूपियर ने चिप्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। यह शर्त 1 से 1 थी। दूसरे शब्दों में उसने अभी अभी 5000 बेरीज जीते हैं। अगर वह जीतता रहा तो उसकी योजना पर अमल करना आसान नहीं होगा। इसलिए ईशान ने बस 25,000 बेरीज जोड़ी की तरफ बढ़ा दी और कहा, सब कुछ दांव पर। इस कदम ने जुआ खेलने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यहाँ लोग केवल कुछ हजार का ही दांव लगाते हैं।
आगे बढ़ो, जल्दी करो। ईशान ने डीलर की तरफ देखा। नतीजा फिर से दोगुना हो गया। आसपास के जुआरी अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठे और ईयान की किस्मत पर ईर्ष्या करने लगे। यह देखकर कि उसके हाथ में चिप्स अचानक 50,000 हो गए, ईशान कुछ देर के लिए अवाक रह गया और फिर उसने सभी चिप्स को जोड़ी की तरफ ऊपर धकेल दिया। इस बार कुछ जुआरी ईयान की शर्त पर दाव लगाने लगे। एक बार फिर 2 अप्रैल 2004 फिर भी डबल। ईयान के हाथ में चिप्स अचानक 100,000 बेरीज के हो गए। उसके आसपास खड़े सभी जुआरियों की आंखें उसके सामने चिप्स के ढेर को देखकर ईर्ष्या से लाल हो गईं। जब ईशान ने अपना सिर खुजलाया, तभी उसे अचानक समझ आया कि क्या हो रहा है। उस क्रूपियर को शायद पता चल गया था कि वह एक अजनबी है और शायद वह यहाँ पहली बार आया था, इसलिए वह उसकी भूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यह कुछ कैसीनो में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि थी। क्रूपियर मुस्कुराया और ईशान से बोला, यह मेहमान वाकई बहुत भाग्यशाली है। क्या तुम शर्त लगाना जारी रखना चाहते हो? बिल्कुल। ईशान ने सिर हिलाया, वो तो बस गड़बड़ करने के इरादे से आया था। वो बीच में कैसे हार मान सकता था? टी नहीं। अगर वो रुकने का फैसला कर लेता तो क्या होता? हालांकि अब ईशान को हीरे रिचार्ज करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, फिर भी उसे रोजमर्रा के खर्चों और रसद पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उसके दल के सदस्यों की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन खर्चे काफी ज्यादा थे। बड़े पेट वाले 2 लड़के, रायदीन और डोरोनी, लाखों की रसद के साथ ज्यादा दिनों तक खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए उन्हें और पैसे जुटाने की जरूरत थी। अब वे समुद्री डाकू थे, तो समुद्री डाकू पैसे कैसे कमाते हैं? यह डकैती के अलावा और कुछ नहीं है। ईयान के व्यक्तित्व के अनुसार आम नागरिकों से चोरी करना नामुमकिन है, इसलिए दूसरे समुद्री डाकुओं को लूटने के अलावा उसका इरादा इस कैसीनो में सेंध लगाने का भी था। खासकर इस जगह के बुरे व्यवहार के बारे में जानने के बाद ईशान लापरवाह हो गया। इस कसीनो के पर्दे के पीछे का मालिक कोई ताकतवर इंसान था या नहीं, इस बारे में ईशान ने ज्यादा नहीं सोचा। उसके हिसाब से इस जगह का मालिक इतना गिर गया है कि उसने आसपास के गांवों पर हमला करना शुरू कर दिया है। इस जुआघर के मालिक को कोई रहम नहीं मिलेगा। इसलिए ईशान ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगा दी और फिर क्रूपियर की ओर मुस्कुराते हुए देखा कि वह क्या करेगा। क्या वह उसकी भूख बढ़ाते रहेंगे और उसे जीतते रहने देंगे या उसे खाली हाथ जाने देंगे? कैसीनो में अक्सर कहा जाता है कि जब किसी की किस्मत अच्छी होती है तो दूसरे जुआरी भी उसका पीछा करते हैं। ईशान ने जब एक और दाव डबल में लगाया तो कई लोग उसके पीछे हो लिए। हालांकि कई लोग यह भी सोच रहे थे कि लगातार 4 जोड़े मिलना असंभव है, ऐसा लगता है कि संभावना बहुत कम है, इसलिए उन्होंने विपरीत पक्ष पर दाव लगा दिया। यह देखकर कि मेज पर बैठे सभी लोग लगभग दाव लगा चुके हैं, ईशान क्रूपियर को हिलाने ही वाला था कि तभी ईशान के पीछे से एक उत्तेजित आवाज सुनाई दी। छोटे भाई, क्या तुम मेरे लिए एक जोड़ी दाव लगाकर मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारी किस्मत कमाल की लग रही है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए दाव लगाओ। ईशान ने सोचा कि यह कोई जुआरी है जो हवा के साथ चलना चाहता है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गुस्से से कहा, तुम खुद ही दाव क्यों नहीं लगाते? मुझे टेबल दिखाई नहीं दे रही, मुझे नहीं पता कि वह जोड़ी कहाँ है। आवाज ने कहा। यह सुनकर ईशान ने संदेह से पीछे मुड़कर देखा। फिर वह तुरंत चौंक गया। उसके पीछे खड़े आदमी एक अधेड़ उम्र के चाचा थे। उनके बाल छोटे थे और ठुड्डी पर सामान्य दाढ़ी थी, लेकिन उनकी आंखें कसकर बंद थीं।
उनके माथे के बाईं ओर एक आकार का निशान था जो दोनों आंखों पर फैला हुआ था। उन्होंने हल्के बैंगनी रंग का युकाटा पहना हुआ था और गहरे बैंगनी रंग की बेल्ट से बंधा हुआ था। पैरों में गेटा सैंडल और हाथ में छड़ी के रूप में शिमिजू एक जापानी तलवार थी। ईशान के अनुसार यह आकृति केवल एक ही व्यक्ति की हो सकती है, ईशो राघव चौहान। यही वजह थी कि ईशान डर गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस चाचा को भविष्य में मरीन्स द्वारा एडमिरल बनने के लिए भर्ती किया जाएगा, वो भी इसी कैसीनो में था। और सबसे अपमानजनक बात तो यह थी कि वह इयान की शर्त का भी पालन करना चाहता था। हमारे डिस्कॉर्ड में शामिल हों, इनवाइट J3ENBRB। सच कहूं तो ईशान ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ उसकी मुलाकात चाचा राघव चौहान से होगी। यह चाचा जुए की लत के लिए मशहूर थे। जाहिर है कि वे अंधे थे, लेकिन उन्हें जुए की मेज पर मौजमस्ती करना बहुत पसंद था। वे अक्सर कुछ बदमाशों को उकसाते थे जो उनके पैसे चुराना चाहते थे। अब जब ऐसा किरदार सामने आ गया है तो ईशान ने थोड़ी जगह छोड़ी ताकि इस शो उसके पास बैठ जाए। फिर उसने उससे कहा, क्या तुम सच में मेरी शर्त मानना चाहते हो? जानते हो, मुझे अब कई जोड़े मिल रहे हैं। आसपास के कुछ जुआरियों ने भी यही कहा। सही कहा, संभावनाएं बहुत कम हैं। यह अजीब बात है कि एक अंधे आदमी को उसके साथ जुआ खेलने की इच्छा हुई। व्यंग्यात्मक वाक्य बार बार आ रहे थे, पर राघव चौहान कुछ नहीं बोला, बस हंसता रहा। उल्टा ईशान थोड़ा गुस्से में आ गया। उसने मेज पर थप्पड़ मारा, फिर चिल्लाया, चुप रहो। यह थप्पड़ बहुत जोरदार था, जिससे पूरी मेज हिल गई, और जब ईशान ने अपना हाथ हटाया तो उस जगह पर थप्पड़ का गहरा निशान बन गया। हालांकि इयान की ताकत उन महान हस्तियों के बराबर नहीं थी, फिर भी वह बहुत उल्लेखनीय थी। उसे इतना हंगामा करते देख उसके आसपास के जुआरी डर गए और फिर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इन लोगों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना ईशान राघव चौहान से बातचीत जारी रख पाया। हालांकि ईशान उसे पहले ही समझा चुका था, फिर भी राघव चौहान ईशान की तरह ही दाव लगाने पर अड़ा रहा। उसने कुछ चिप्स निकाले और उन्हें जुए की मेज पर रखते हुए कहा, छोटे भाई, कृपया मुझे जोड़ी पर दाव लगाने में मदद करो। ठीक है, अगर तुम हार गए तो मुझे दोष मत देना। ईशान भी थोड़ा अवाक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फुजितोरा का क्या मतलब है, इसलिए उसे डबल्स पर दाव लगाने में उसकी मदद करनी पड़ी। यह देखकर कि अब कोई दाव नहीं लगा रहा, क्रूपियर बोला, दाव बंद करो, तैयार हो जाओ। उसकी आवाज से आसपास के जुआरियों का मूड जाग गया, सो वे चिल्ला उठे, जोड़े जोड़े, अजीब अजीब। क्रूपियर ने पासे का प्याला तुरंत नहीं खोला, बल्कि उसे जानबूझकर धीरे धीरे खोला। 1 4 3, यह डबल है। इस चिल्लाहट के साथ मेज पर बैठे कई जुआरी उत्साह से चिल्ला उठे और बोले, यह सचमुच डबल है। मैं जीत गया। जिन लोगों ने इयान की शर्त मानी थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार उन्हें वाकई सम संख्या मिलेगी। लेकिन जिन लोगों ने इयान की बात पर यकीन नहीं किया और विषम संख्या पर दाव लगाया, वे इस समय उदास और परेशान थे। ईशान ने क्रूपियर द्वारा धकेले गए चिप्स के ढेर को देखा। वह अवाक रह गया। उसने सोचा कि इस बार फिर से डबल नहीं होना चाहिए। कैसीनो के लिए उसके हाथ में मौजूद सभी चिप्स वापस जीतने का समय भी आ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से जीत जाएगा। लो अंकल, ये सब तुम्हारे। ईशान ने राघव चौहान के जीते हुए चिप्स उसके हाथ में रख दिए। राघव चौहान बहुत उत्साहित लग रहा था। हालांकि उसने इयान की शर्त मानी थी और इस बार सिर्फ 3000 बेरीज ही जीती थीं, फिर भी वह बहुत उत्साहित था। उसने कहा, छोटे भाई,
मैंने सही किया जो तुम्हारी बात मान ली। राघव चौहान को ऐसे देखकर ईशान को लगा कि उसे समझना मुश्किल है। क्या सिर्फ इतनी सी रकम जीतकर इतनी खुश होना वाजिब है? वह ज्यादा जुआ नहीं खेलता, इसलिए वह फुजतोरा की भावनाओं को समझ नहीं पाया। राघव चौहान को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने कितना पैसा जीता है। वह तो असल में जुए का मजा ले रहा था। वहां पर क्रुपियर ने फिर से कप में पासा फेंकना शुरू कर दिया और जुआरियों को अपना दाव लगाने के लिए बधाई दी। लेकिन इस बार जुआरी जल्दी में नहीं थे, वे ईशान की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगातार इतने सारे डबल्स खोलने के बाद अंधविश्वासी जुआरियों को भी इस समय शक होने लगा था। ईशान वाकई बहुत भाग्यशाली था, इसलिए उसके साथ दाव लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी। इतने में राघव चौहान भी ईशान से बोला, भाई, इस बार तुम किस पर दाव लगाने वाले हो? मैं तुम्हारे दाव पर नजर रखना चाहता हूं। ईशान ने क्रुपियर की तरफ देखा और फिर अपने सामने पड़े मोलभाव के चिप्स की तरफ। 25,000 बेरीज से 2,000 बेरीज तक ये कसीनो क्या करना चाहता है? इन जुआरियों को उकसाने के लिए मुझे एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर ईशान सच में जुआरी होता तो ठीक था, लेकिन समस्या यह थी कि वह जुआरी नहीं था। वह बस इस कैसीनो में हंगामा मचाना चाहता था, लेकिन अगर वह जीतता रहा तो यह ठीक नहीं होगा। उन्होंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने बहुत सारा पैसा जीतकर भी हंगामा मचाया है। नहीं, आमतौर पर ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना सारा पैसा हार जाता है। इसके अलावा यहाँ सभी जुआरी बिना कुछ जीते ही चले जाते हैं, इसलिए उन्हें यह दिखाकर कि कोई जीत सकता है, उन्हें कुछ उम्मीद मिलेगी। इससे ईशान बहुत अवाक रह गया। तो इस बार ईशान को गुस्सा आ गया और उसने सीधे तेंदुए पर दाव लगा दिया। TN, मुझसे मत पूछो XD, यह एक चाइनीज क्रेप्स है और मैं इतना जुआ नहीं खेलता XD। सिंगल्स और डबल्स के इस साधारण खेल में तथाकथित तेंदुआ उस स्थिति को दर्शाता है जब पासे सभी लाल होने चाहिए, अंक 1 और 4 लाल हैं। इस स्थिति में चाहे परिणाम सिंगल्स हो या डबल्स, जुआरी जीत जाते हैं। लेकिन अगर कोई तेंदुए पर दाव लगाता है और जीत जाता है तो डीलर को अपने दाव का 3 गुना दाव लगाना होगा। हालांकि इस गेमिंग टेबल पर केवल 3 पासे थे, तेंदुए की संभावना बहुत कम थी। कम से कम ये संभावनाएं विषम या सम पर दाव लगाने की संभावनाओं से बहुत छोटी थीं। ईशान को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह कैसीनो उसे लगातार जीतने देगा। उन्होंने न केवल तेंदुए पर दाव लगाया, बल्कि ईशान ने अपनी पुरानी पद्धति जारी रखी और सभी चिप्स को बाहर धकेल दिया। अगर वह जीत गया तो उसे 6,000 बेरीज मिलेंगी। आसपास के जुआरियों ने जब इयान का दाव देखा तो वे अचंभित रह गए। यह तो पागलपन है। हाँ, बिल्कुल सही। तेंदुओं की बढ़त तो ज्यादा है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ लोग जो मूल रूप से इयान के साथ रहना चाहते थे, अब हिचकिचाने लगे और उनका अनुसरण करने का साहस नहीं कर पाए। बेशक राघव चौहान को छोड़कर उसने अपने हाथ में चिप्स मेज पर रख दिए और ईशान से कहा, छोटे भाई, मैं अभी भी तुम्हारा अनुसरण करना चाहता हूँ। ईशान ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया, तुम्हें सचमुच मुझ पर भरोसा है? राघव चौहान भी मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं। ईशान को इस वक्त उसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने फुजितोरा के चिप्स अपने चिप्स के साथ रख दिए। बाकी जुआरियों ने या तो सिंगल्स बनाए या डबल्स, अब उनमें इयान्स की नकल करने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके दाव लगाने के बाद क्रुपियर ने मेज पर रखे चिप्स पर नजर डाली और तुरंत यह अनुमान लगा लिया कि इस बार दोहरे दाव सबसे कम थे।
असल में वह हमेशा ईशान को जीतने देता था, क्योंकि क्रुपियर चाहता था कि आसपास के जुआरी उसके पीछे पीछे आए और फिर सारे चिप्स साफ कर दें। अगर जुआरी हार भी जाते तो वे बस यही सोचते कि ईयान की किस्मत चली गई और यही उनका नुकसान है, और वे यह नहीं सोचते कि यह क्रुपियर की चाल का नतीजा है। हालांकि क्रुपियर को भी उम्मीद नहीं थी कि ईशान फिर से डबल्स पर दाव नहीं लगाएगा, बल्कि तेंदुए पर दाव लगाएगा। नतीजतन किसी ने भी उसके दाव का पालन नहीं किया और दाव बिखर गए। हालांकि किसी भी मामले में यदि क्रुपियर ने भी इस तरह से चीजों को समाप्त करने का फैसला किया, तो फिर से डबल प्राप्त करके वह मेज पर लगभग सभी चिप्स को मिटा सकता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या डबल्स की एक और जोड़ी लोगों के संदेह को जगाएगी, क्रुपियर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि इसे पहले भी कई बार लगातार रखा जा चुका है और एक और जोड़ी लोगों को केवल इसे एक बार और न चुनने के लिए पछतावा कराएगी। सट्टा बंद करो। इन शब्दों के साथ क्रुपियर ने धीरे से पासे का प्याला फिर से खोल दिया। हालांकि पासा कप के अंदर संख्या देखने के बाद क्रुपियर का चेहरा अचानक बदल गया और वह चौंक गया। 1 अप्रैल 2001। 3 लाल पासे। तेंदुआ एक तेंदुआ। डीलर की तो बात ही छोड़िए, जुआरियों ने भी अनावरण के परिणामों को अविश्वास से देखा। ईशान ने स्वाभाविक रूप से परिणाम देखा और उसका दिल अचानक से उछल पड़ा। फिर उसने राघव चौहान से फुसफुसाया, अंकल, क्या यह अच्छी बात है जो आपने अभी की? हाँ हाँ। राघव चौहान हंसे, खंडन तो नहीं किया, पर धीमी आवाज में बोले, नौजवान, तुम यहाँ जुआ खेलने तो नहीं आए हो। हमारे डिस्कॉर्ड में शामिल हो, इनवाइट J3ENBRV। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ईशान कुछ उलझन में था। राघव चौहान ने अपनी उंगली से उसके सीने को छुआ और बोला, दिल की धड़कन। इस कसीनो में तुम्हारी धड़कनें अनोखी थीं, अलग ही थीं। ईशान ने अन्य जुआरियों की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि राघव चौहान का क्या मतलब था। भविष्य में मरीन द्वारा पदोन्नति प्राप्त करना, उन्हें विश्व सैन्य ड्राफ्ट के माध्यम से भर्ती किया गया था और एक नागरिक से सीधे एडमिरल में शामिल होना कुछ असामान्य बात थी। साथ ही फुजिटोरा का व्यक्तित्व और ताकत बहुत अनोखी थी। गुरुत्वाकर्षण फल की शक्ति रखने वाले व्यक्ति होने के अलावा वह केनबुन शोकु हाकी, अवलोकन हाकी का उपयोग करने में भी बेहद कुशल थे। उसका केनबुन शोकु हाकी उस आश्चर्यजनक बिंदु पर पहुंच गया है जिसने ईशान को चौंका दिया। उसकी धारणाएं व्यापक हैं और वह अंतरिक्ष में तैरते उल्कापिंडों की स्थिति का भी सटीक अनुमान लगा सकता है। फिर वह अपनी फल क्षमता का उपयोग करके आकाश में गुरुत्वाकर्षण तरंगे फेंक सकता है जो सीधे अंतरिक्ष में उल्कापिंडों को नीचे गिराती हैं और इसे अपने हमले का साधन बना सकता है। आसमान से गिरता एक छोटा सा उल्कापिंड भी सामने वाले पर भारी तबाही मचा सकता है। अगर राघव चौहान चाहे तो एक बड़े उल्कापिंड को भी गिरा सकता है जिसमें पूरे देश को आसानी से तबाह करने की ताकत होती है। इसी कारण बाद में उसे राक्षस कहा गया। इतने दुर्जय हकी के सामने भले ही उसकी दोनों आंखें अंधी हों, फुजितोरा की हरकतों पर जरा भी असर नहीं पड़ा। हालांकि वह लोगों के चेहरे साफ नहीं देख सकता, लेकिन हर किसी की हर हरकत उसकी नजरों में झलकती है। इसके अलावा उनका अवलोकन हकी मूल रूप से सुनने के समान एक प्रकार की शक्ति थी और राघव चौहान स्वाभाविक रूप से ईयान के दिल की धड़कन की आवाज सुन सकते हैं। इस कैसीनो में अनगिनत जुआरियों के बीच, चाहे वे पैसे हारें या जीतें, वे उत्साह में रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में अगर वे सच्चे जुआरी हैं तो उनकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, खासकर उस समय जब नतीजे सामने आने वाले हों। हालांकि ईशान एक अपवाद था। उसने जुए में बिल्कुल भी मन नहीं लगाया। हालांकि वह लगातार कुछ बार जीत गया था और उसकी कमाई में काफी इजाफा हुआ था,
लेकिन ईशान, जिसने सेलेस्टियल ड्रैगन के खजाने वाले कमरे में अरबों बेरियों का ढेर देखा था, उसके लिए यह छोटी सी रकम उसे उत्साहित करने के लिए बहुत कम थी। विशेषकर ईशान जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी सारी चिप्स लगाकर जुआ खेलता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर अपना पैसा गंवाने की कोशिश कर रहा है। शायद यही कारण था कि राघव चौहान ने महसूस किया कि वह दूसरों से अलग है। यह समझकर ईशान खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे लगा कि राघव चौहान से उसकी मुलाकात सिर्फ संयोगवश या यूं ही नहीं हुई थी। इस समय ईशान द्वारा जीते गए चिप्स क्रुपियर द्वारा धकेल दिए गए हैं। अपने मूल चिप्स के अलावा वह पहले ही 800,000 बेरीज के चिप्स प्राप्त कर चुका था। हालांकि ईशान ने एक बार भी नहीं सोचा और उसने सीधे सभी चिप्स तेंदुए पर डाल दिए। इस जुए की मेज के प्रभारी क्रुपियर के माथे पर यह दृश्य देखने के बाद ठंडा पसीना आ गया। अप्रत्याशित रूप से उसने फिर से तेंदुए पर दाव लगा दिया। 800,000 बेरीज के चिप्स। यदि यह एक और तेंदुआ है तो कैसीनो एक बार में 2-4 मिलियन खो देगा। डीलर ने अपनी चाल तो पहले ही चल दी थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पिछला नतीजा उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। अब मैं क्या करूं? अगर ये आदमी फिर जीत गया तो बॉस मुझे मार डालेगा। जब उसने यह सोचा तो वह झिझका और पासे के प्याले को फिर से हिलाना बंद कर दिया। अंकल, क्या आप अब भी मेरे पीछे आना चाहते हैं? ईशान ने क्रुपियर के हाव भाव को नजरअंदाज किया और राघव चौहान से फुसफुसाया, जरूर, मैं भी तुम्हारे पीछे चलूंगा। राघव चौहान भी फुसफुसाया, मैं हाल ही में गरीब हो गया हूं, तो अच्छा होगा कि कुछ पैसे जीत लूं और आगे भी यात्रा कर सकूं। क्या तुम्हें जुआ खेलने में मजा नहीं आता? ईशान ने पूछा। ये कोई जुआ नहीं है। किस मजे की बात कर रहे हो? राघव चौहान ने कहा, असली जुआ तो इंसान की नहीं, भगवान की मर्जी का नतीजा होता है। यह सुनकर ईशान अचानक मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था मानो कैसिनो के सारे हथकंडे राघव चौहान ने ही बताए हों। और अपने शानदार केनबुनशोकू हकी से डीलर की हर चाल उसकी नजर में थी। कोई भी खास हथकंडा राघव चौहान देख सकता था। राघव चौहान वाकई एक सच्चा जुआरी था, लेकिन इस कसीनो में वे असल में जुआ नहीं खेल रहे थे। बात बस इतनी थी कि कसीनो सारा पैसा चुरा रहा था। राघव चौहान कोई पंडित नहीं है। उसे कैसे पता चला कि यह एक जाल है और उसने अपना पैसा इस जुआघर को दे दिया? ईशान को यकीन था कि अभी कप में रखे पासों से उसने ही छेड़छाड़ की होगी, क्योंकि उसने क्रुपियर के हैरान चेहरे को भी देखा था। यह कल्पना की जा सकती है कि वह जो फेंकना चाहता था वह निश्चित रूप से तेंदुआ नहीं, बल्कि कोई और संभावना थी। हालांकि उसके तरीके फुजितोरा के जितने अच्छे नहीं थे। उसके गुरुत्वाकर्षण फल की क्षमता उन पासों पर लागू थी जब तक कि 6 भुजाएं नीचे की ओर खींची जा रही थीं, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि लाल बिंदु हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। इस तरह उन्होंने ईशान को आखिरी राउंड जीतने में मदद की। लोल, यह पहली बार था जब ईशान ने पता लगाया कि इस गुरुत्वाकर्षण फल का उपयोग ऐसे खेलों में धोखा देने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि ईशान को इस बात पर थोड़ी उलझन थी कि राघव चौहान उसे जीतने में मदद करने को क्यों तैयार था। क्या वह सचमुच यान की शुरुआती किस्मत का फायदा उठाकर और पैसे जीतने के लिए ऐसी चीज को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था? यह सच नहीं हो सकता। ईशान जानता है कि फुजितोरा की ताकत से उसके लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ईशान फुजितोरा के वास्तविक इरादों को समझने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने उसके साथ सहयोग करने और यह देखने का निर्णय लिया कि वह क्या करना चाहता है। इसके अलावा
हालांकि वर्तमान स्थिति उनकी अपेक्षा से कुछ अलग थी। ईशान पैसे नहीं गंवा पाया और उसे वह हंगामा शुरू करने का मौका नहीं मिला जिसकी उसने योजना बनाई थी, लेकिन मामले की दिशा में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। फुजिटोरा की शक्तियों के साथ एक धोखा देने वाले उपकरण के रूप में काम करते हुए ईशान कभी भी एक राउंड नहीं हारेगा, और जब कैसीनो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता तो इयान का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है, बस एक अलग विधि के साथ। यह सोचते हुए ईशान के मन में अचानक एक सरल विचार आया, हो सकता है कि फुजितोरा का इरादा भी उसके जैसा ही हो। ईशान को यकीन नहीं हुआ कि राघव चौहान को इस द्वीप के हालात का पता नहीं है। इस कैसीनो के उभरने की वजह से ही द्वीप के मर्द अपनी नौकरियां, अपने परिवार को छोड़कर दिन भर जुए में डूबे रहते हैं। जब तक इस जगह पर यह कैसीनो है, उन्हें यकीन था कि इस द्वीप के हालात नहीं बदलेंगे। ईशान फुजितोरा के स्वभाव को जानता है और वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया के भ्रष्टाचार और दुष्ट कर्मों से घृणा करता है। नतीजतन शायद राघव चौहान को भी इस कैसीनो से नफरत थी। अपने मन में इस तरह के सामान्य अनुमान के साथ, हालांकि ईशान ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन राघव चौहान के साथ सहयोग करने पर उसे स्वाभाविक रूप से अधिक राहत महसूस हुई। दोनों वहां धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे और किसी ने उन्हें सुना नहीं। इस समय मेज के चारों ओर बैठे सभी जुआरी ईशान द्वारा दांव पर लगाई गई बड़ी रकम देखकर हैरान रह गए। उन सभी ने ईशान के पीछे तेंदुए पर दांव लगाने का विचार त्याग दिया। इसके अलावा इस मेज ने अन्य जुआरियों को भी इस मस्ती में शामिल होने के लिए आकर्षित किया। शुरुआत में एक जुए की मेज के पास लगभग 10 लोग होते थे और केवल 4 या 50 लोग ही खेल रहे होते थे, लेकिन उसके बाद कई लोगों ने तेंदुए पर दांव लगाया। दांव समाप्त होने के बाद लाल आंखों वाले जुआरियों ने क्रुपियर से पासे हिलाने का आग्रह किया। इतने सारे लोगों को अपनी ओर उत्सुकता से घूरते देखकर उसने दांत पीसकर पासे का प्याला हिलाया। एक जोरदार धमाके के बाद उसने पासे का प्याला मेज पर रख दिया। फिर इस बार उसने उस तरह की धीमी गति से शुरू करने की हिम्मत नहीं की, सीधे अपना हाथ उठा लिया। हालांकि अंदर संख्याएं देखने के बाद उसे चक्कर आने लगा और वह मेज के पीछे गिर पड़ा। 1 जनवरी 2001। एक और तेंदुआ। क्रेप्स टेबल पर बैठे जुआरियों ने उत्साह से जयकार की और फिर डीलर से उत्साह के साथ अपने चिप्स सौंपने का आग्रह किया। सिर्फ ईशान और राघव चौहान ही शांत थे। ईशान मुस्कुराया और राघव चौहान से फुसफुसाया, क्या उसे अभी आना चाहिए? इस कसीनो का मालिक राघव चौहान ने अपनी आंखें खोलीं, जिससे उनके चेहरे पर एक जोड़ी सफेद आंखें और एक मुस्कान दिखाई दी, और कहा, यह लगभग वैसा ही दिखता है। हमारे डिस्कॉर्ड में शामिल हों, इनवाइट J3ENBRB। अप्रत्याशित रूप से थोड़ी देर बाद काले सूट और धूप का चश्मा पहने 2 कैसीनो सुरक्षा गार्ड ईशान के पास उसकी जुआ टेबल पर आ गए। थोड़ा झुककर दोनों सुरक्षा गार्डों ने ईशान से कहा, हमारे प्यारे मेहमान, आपके दांव VIP मानक तक पहुंच गए हैं, कृपया हमारे साथ VIP क्षेत्र में आइए। खेलने के और भी रोमांचक तरीके हैं। ईशान थोड़ा अवाक रह गया। हर कसीनो ऐसा क्यों करता है? जब कोई लगातार जीतता है तो उसे VIP एरिया में बुलाया जाता है, और ये VIP योग्यता तो बहुत कम है ना? मुझे योग्य बनाने के लिए सिर्फ कुछ मिलियन बेरीज ही काफी थीं। अंकल आ रहे हो? ईशान ने राघव चौहान से पूछा। बिल्कुल, राघव चौहान मुस्कुराया। परिणामस्वरूप ईशान अपने दम पर जीत हासिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने राघव चौहान को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। 2 सुरक्षा गार्ड आगे आगे चल रहे थे।
ईशान और राघव चौहान धीरे धीरे उनके पीछे पीछे कैसीनो की गहराई की ओर चल पड़े। जब दोनों एक आलीशान कमरे में दाखिल हुए तो पीछे का दरवाजा जोर से बंद था। इस कमरे में सिर्फ एक जुए की मेज थी और उसके पीछे एक कुर्सी रखी थी जिसकी पीठ उन दोनों की तरफ थी। जब ईशान और राघव चौहान अंदर आए तो कुर्सी धीरे से घूम गई। परिणामस्वरूप कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को देखकर ईशान का गला अपनी ही लार से घुटने लगा, क्योंकि उसके सामने कुर्सी पर बैठा आदमी ताश के पत्ते पर बने के जैसा ही लग रहा था। उसका चेहरा चौकोर था, ठोड़ी पर घनी घुंघराली दाढ़ी थी, हाथ में राजदंड और सिर पर मुकुट था। वह किंग क्लब जैसा लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस जगह को किंग्स कैसीनो क्यों कहा जाता है। यह आदमी तो पक्का कैसीनो का मालिक है ना? सच कहूं तो ईशान को लगा कि इस जगह के पीछे के बॉस से मिलना इतना आसान नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से क्या उसे पहले बॉस के मातहत कुलीन कैडरों से नहीं मिलना चाहिए? अरे क्या इस कैसीनो का मालिक इतना सस्ता है कि वह इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता? ईशान के लिए यह एहसास वाकई अजीब था। कसीनो में कदम रखते ही उसे लगा कि यह मध्यम दर्जे के लिए भी बहुत छोटा है। कसीनो चाहे कितना भी अच्छा बना हो, इसकी शैली में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। ऐसा कैसीनो वाकई बहुत घटिया दर्जे का था। ईशान शुरू से ही इसका इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि उसे गोल्डन सिटी जैसा ही कैसीनो देखने को मिलेगा, लेकिन नतीजा उसकी उम्मीदों से अलग निकला। इसलिए जैसे ही ईशान बैठा, वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। आपका कैसीनो कितना घटिया है। हाँ हाँ हाँ, ये असल में एक छोटा सा कसीनो था मेरे मेहमानों, इसकी परवाह मत करना। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कसीनो में पहले से ही लाखों का दांव लगा हुआ है, इसलिए मैं आपकी मेजबानी सिर्फ निजी तौर पर ही कर सकता हूँ। तभी राघव चौहान ने बीच में टोकते हुए पूछा, अगर ऐसी बात है तो आप कसीनो को किसी दूसरे द्वीप पर क्यों नहीं ले जाते? इस द्वीप के निवासियों से क्यों परेशान होते हैं? हाँ, ईशान को वाकई यह बहुत अजीब लगता है। चूंकि उसने कसीनो खोलने के बारे में सोचा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। इस द्वीप पर बहुत कम लोग आते जाते हैं और इसके संसाधन भी सीमित हैं, तो फिर ऐसी जगह पर क्यों रुके? क्या किसी और खूबसूरत जगह में बदल जाना अच्छा नहीं होगा? हालांकि राजा ने फुजतोरा के सवाल का जवाब दिए बिना बस अपना सिर हिला दिया। उसने बस पूछा, क्या तुम दोनों साथ में जुआ खेलते हो? नहीं, मैं अंधा हूँ, इसलिए मैं अपनी बाजी सिर्फ इसी नौजवान को सौंप सकता हूँ। राघव चौहान ने सिर हिलाया और कहा, वह जो भी चुनेगा मैं उसके पीछे चलूंगा। राजा ने राघव चौहान की ओर देखा और सोचा कि अंधा आदमी ठीक है, इसलिए उसने अपनी नजर ईशान पर घुमाई और पूछा, मेरे मेहमान किसके साथ जुआ खेलना चाहते हैं? चलो पासों से जुआ खेलते रहें। ईशान को किसी बात की परवाह नहीं थी, बोला, मैं तो बस यही खेल खेल सकता हूँ। राजा ने फिर पासों का एक कटोरा निकाला, उसे जुए की मेज पर रखा और कहा, तो फिर क्रेप्स ही सही। मेहमान थोड़ा रोमांच चाहते हैं या मजा करना चाहते हैं? कोई फर्क है क्या? ईशान ने चिप्स उसके सामने रख दिए। अगर तुम चाहते हो कि खेल और भी रोमांचक हो, तो हार जीत में सब कुछ दांव पर लगा दो, और अगर सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलना है तो धीरे धीरे दांव बढ़ाओ। राजा ने कहा, चलो पूरी जान लगा दो, पूरी जीत मेरी ख्वाहिश है। एक स्लैम के साथ ईशान ने अपने सामने की सारी चिप्स लेपर्ड्स की बाजी पर धकेल दी। यह सुनकर राघव चौहान थोड़ा मुस्कुराया और उसे यह भी एहसास हुआ कि ईशान एक अच्छा जुआरी नहीं है। कुल 24 लाख बेरीज के चिप्स। अगर मैं एक तेंदुआ खोलूं तो तुम्हारे पैसे 3 गुने हो जाएंगे।
राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मैं कुछ और खोलूं तो तुम अपना सारा पैसा गवा दोगे। ईशान ने उदासीनता से सिर हिलाया। हालांकि यह बहुत बड़ी रकम लग रही थी, लेकिन असल में ईयान की पूंजी सिर्फ 20,000 बेरीज थी। उसके लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखती थी, खासकर राघव चौहान की जो उसकी मदद के लिए यहाँ मौजूद था। वैसे भी हारना तो मुमकिन ही नहीं था। राजा ने पासे का प्याला पकड़ा और उसे हिलाना शुरू किया। ईशान ने देखा कि राघव चौहान ने पहले ही तलवार अपने हाथ में पकड़ ली थी। राजा ने जोर से पासे का प्याला मेज पर रखा और कहा, तो फिर मैं परिणाम बताऊंगा। चलो। ईशान ने सिर हिलाया। राजा का हाथ ऊपर था और उसे खोलने से पहले उसने ईशान की तरफ देखा और सीधे उससे कहा, ये 1, 3 और 4 हैं, ये जोड़ी है। तुम हार गए। उसके शब्दों का पालन करते हुए उसके हाथ ने उसी समय कप उठाया। ईशान ने देखा और देखा कि अंदर के 3 पासे वास्तव में 1, 3, 4 थे। ईशान ने घबराहट के साथ पासे को देखा, फिर राजा की ओर देखा और अंत में राघव चौहान की ओर देखा। हालांकि राघव चौहान यह नहीं देख सके, लेकिन उन्होंने परिणाम सुना और तुरंत भौहें चढ़ा दीं। अभी अभी उसने पासों में हेराफेरी करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया था और अपने केनबुनशोकु हकी के तहत राजा द्वारा धोखा दिए जाने का कोई संकेत नहीं था। हालांकि अंतिम परिणाम उसकी अपेक्षा से बहुत दूर था। अजीब है, यहाँ क्या हो रहा है? राघव चौहान भी हैरान था। ईशान सबसे ज्यादा हैरान था। उसने स्वाभाविक रूप से फुजितोरा के हाव भाव देखे। उसे यकीन था कि राजा ने जरूर कोई छुपी हुई चाल चली होगी, लेकिन राघव चौहान को भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा कैसे किया। क्या यह राजा वाकई राघव चौहान से बेहतर था? TN उसे परमाणु बम से उड़ा दो XD, यह बिल्कुल नामुमकिन है। इस जगह में जरूर कुछ गड़बड़ है। तब ईशान ने भौहें चढ़ाई और गहराई से सोचा, जबकि राजा पहले ही क्रेप्स स्टिक ले चुका था और ईयान के चिप्स के ढेर को हथियाने की योजना बना रहा था। ईशान ने एक थप्पड़ मारते हुए अपना पुटर क्रेप्स स्टिक दबाया और बोला, नहीं, तुम्हें ढक्कन खोलने से पहले ही पासों का नतीजा पता चल गया था। तुम जरूर चीटिंग कर रहे हो। राजा ने अपने हाथ खोले और मुस्कुराए, मेरे प्रिय अतिथि, क्या आपके पास कोई सबूत है? ईशान भी एक पल के लिए अवाक रह गया और उसके पास वास्तव में कोई सबूत नहीं था, क्योंकि राघव चौहान ने भी किन्स की गतिविधियों में कुछ भी गलत नहीं देखा था। राजा ने चिप्स अपने सामने रख लिए और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मेहमानों, चूंकि तुम्हारे पास चिप्स नहीं बचे हैं, तो मैं यह खेल जीत गया। कृपया फिर आना। राघव चौहान ने आह भरी, खड़े हुए और ईशान से कहा, चलो छोटे भाई। हालांकि ईशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, अंकल, जब आपके तरीके काम नहीं करेंगे तो मेरा अपनाओ। राघव चौहान कुछ कह पाता, उससे पहले ही ईयान की कमर पर लगा शैतानी ब्लेड यामातो अपनी म्यान से बाहर आ गया और उसके सामने रखी जुए की मेज एक जोरदार कट से आधी कट गई। राजा की हैरान आंखों में उसने कहा, कोई सबूत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी चीज की जरूरत है। मुझे लगता है इस द्वीप पर अब तुम्हारा कसीनो नहीं होना चाहिए। राघव चौहान मुस्कुराए, अपनी जगह पर खड़े हुए, फिर बैठ गए और बोले, आजकल के युवा कितने आक्रामक हो गए हैं। क्या तुम सचमुच मुझे भगाने की योजना बना रहे हो? राजा ने मंद भाव से ईयान की आंखों में देखा। मैं तो बस तुमसे कुछ पैसे चुराना चाहता था। ईशान ने कंधे उचकाए, राघव चौहान की ओर इशारा किया और बोला, लेकिन इन अंकल को लगता है कि तुम्हारा कसीनो इस जगह के लिए ठीक नहीं है। सचमुच? राघव चौहान ने कहा, मेरे लिए जुए की लत अक्सर मुझे अभाव और भूख की ओर ले जाती है।
इस द्वीप के निवासियों की तो बात ही छोड़िए, सबके अपने अपने परिवार और रिश्तेदार हैं। और आप इस कैसीनो का इस्तेमाल उनकी सारी संपत्ति लूटने के लिए बेतहाशा करते हैं। आप ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारे डिस्कॉर्ड में शामिल हों। इनवाइट J3ENBRB। राघव चौहान को जुआ खेलना बहुत पसंद है। यह उसकी निजी पसंद थी और यह पसंद पहले से ही उसकी जिंदगी का हिस्सा थी और उससे अलग होना मुश्किल था। हालांकि राघव चौहान की भी अपनी न्यायप्रियता है। हालांकि वह अभी एडमिरल नहीं बना है, फिर भी वह अपनी संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है। इस द्वीप पर इस कैसीनो के अस्तित्व के कारण नागरिकों का काम करने का इरादा खत्म हो गया है और उनकी जिंदगी पहले ही डूब चुकी है। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो पूरे द्वीप में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए राघव चौहान ने जब वहां की स्थिति को समझा तो वह द्वीप की सड़ीगली जड़ों से छुटकारा पाना चाहते थे। यही वजह थी कि जब उसे ईशान के इरादे पता चले तो उसने उससे हाथ मिलाना चाहा। पहले तो उसने ईशान के साथ जुआ खेलने की योजना बनाई जब तक कि वे इस कैसीनो को दिवालिया न कर दें। पासों में हेराफेरी करके उसने सोचा कि वह कैसीनो का सारा पैसा हड़प सकता है और फिर उसने मौके का फायदा उठाकर शर्तें रखीं और कैसीनो को द्वीप से दूर ले जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। राजा ने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जिनका पता लगाना आसान नहीं था। यहां तक कि राघव चौहान भी जीत हासिल करने में नाकाम रहा। उल्टे उन्होंने सब कुछ गवा दिया। राघव चौहान को शक था, इसलिए निष्पक्षता के लिए वह कुछ समय के लिए वहां से जाना चाहता था। हालांकि ईशान में इतना धैर्य नहीं था। चूंकि फुजितोरा का तरीका काम नहीं आया तो आइए ईयान की मूल योजना के अनुसार ही चलें। तो उसने मेज पलट दी। राघव चौहान ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और महसूस किया कि ईयान का दृष्टिकोण बेहतर है, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। तुम समझ नहीं रहे हो, राजा ने सिर हिलाकर कहा। मैं नहीं जा सकता। ईशान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और उसे लगा कि कोई चीज उसे रोक रही है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, राजा ने अपना राजदंड निकाल लिया। पता चला कि राजदंड एक छिपी हुई पश्चिमी तलवार थी। चूंकि ईशान ने पहले ही हंगामा शुरू कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पलटवार करेगा। ईशान को यह उम्मीद नहीं थी कि जब राजा ने अपनी तलवार आगे बढ़ाई तो वह चिल्लाया, सावधान, मैं तुम्हारे दाहिने तरफ वार करने वाला हूं। ईशान थोड़ा हैरान हुआ। क्या इस आदमी में अब भी शौर्य है या ये इतना बेवकूफ है? राजा की वार करने की गति ज्यादा तेज नहीं थी। ईशान ने देखा कि वह उसे दाहिनी ओर से वार कर रहा है तो वह थोड़ा बाईं ओर भागा। हालांकि ईयान को आश्चर्य हुआ जब उसके बाएं हाथ पर अचानक राजा की तलवार से वार किया गया। ईशान को बहुत हैरानी हुई जब उसके दिमाग में दर्द उठा। क्या हुआ? दूसरी तरफ का वार तो उसने चकमा दे दिया। उसने पल भर में ईशान को कैसे चोट पहुंचा दी। मैं तुम्हारे बाएं तरफ छुरा घोंपने वाला हूं। राजा ने फिर से अपना अगला निशाना पुकारा, आगे बढ़ा और ईशान पर फिर से छुरा घोंप दिया। क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, ईशान ने राजा पर हमला करने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि फिर से चकमा दे दिया। इस बार उसने चतुराई से प्रतिक्रिया दी और उसकी चमक की दूरी थोड़ी ज्यादा थी। नतीजतन राजा की तलवार उसके पास से गुजर तो गई, लेकिन अचानक उसके दाहिने हाथ पर खून का धब्बा लग गया। ये क्या है? ईशान थोड़ा उलझन में था। क्या ये आदमी डेविल फ्रूट इस्तेमाल करता है? लेकिन आखिर ये अजीब क्षमता क्या है? इस समय फुजिटोरा की अप्रत्याशित आवाज अचानक पीछे से आई, कह रही थी, छोटे भाई,
तुम उसकी तलवार की दिशा में क्यों जा रहे हो? मैं उसकी तलवार के आगे चला गया। यह सुनते ही ईशान चौंक गया। फिर उसने तुरंत अपना नेम क्षेत्र खोल दिया। तुम्हारे बाएं भाग में छुरा घोंपना। इस समय राजा ने फिर पुकारा और ईशान पर भरोसा बनाए रखा। लेकिन इस बार ईशान को उसके वार से बचने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने अपनी ए के जरिए राजा की असली हरकत भांप ली। परिणामस्वरूप कुछ अजीब हुआ। ईयान की आंखों ने साफ देखा कि उसके दुश्मन की तलवार उसके बाईं ओर चुभ रही थी, लेकिन अपने नेम क्षेत्र के साथ वह उसकी दाईं ओर बढ़ रहा था। मेरी आंखें धोखा खा गईं। ईशान को होश आया और उसने अपनी तलवार मारी, सीधे राजा की तलवार पर। शैतान का ब्लेड यामाटो हकी से लिपटा हुआ था, जिसने सीधे राजा की तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर सीधे अपने दुश्मन की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। हाँ, मुझे तो पता